रचनाएं लिखी और इस पाठ में लेखक हमें क्या बताना चाहता है वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो हरिशंकर परसाई जी एक व्यंग लेखक थे, व्यंगकार थे। व्यंगकार से तात्पर्य होता है जिसमें किसी व्यंग का मतलब होता है वैसे मजाक उड़ाना, जैसे सटायर करना इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसमें व्यंग करना बोला जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लेखक ने किसी व्यक्ति के ऊपर मजाक उड़ाया है, ऐसा नहीं होता। समाज में फैली हुई जो बुराइयां होती हैं उसमें लेखक अपने ढंग से हंसी मजाक के माध्यम से उन बुराइयों पर व्यंग करता है और यही हरिशंकर परसाई जी की विशेषता है। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय में एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। अध्यापन से तात्पर्य उन्होंने पढ़ाया भी बच्चों को। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। स्वतंत्र लेखन से तात्पर्य है कि अपने ढंग से, अपनी आजादी से लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। मैंने पहले भी आपको बताया हरिशंकर परसाई जी जो थे वो एक व्यंगकार थे। उन्होंने समाज में फैली हुई समस्याओं या समाज के महान अमीर लोगों द्वारा गरीबों पर किए जाने वाले शोषण, इस तरह की समस्याओं का वर्णन किया और उनको व्यंग के माध्यम से लोगों तक समझाने की कोशिश की है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये उनके कहानी संग्रह हैं। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उनके उपन्यास हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह। ये सारे उनके निबंध संग्रह हैं। मैंने पहले भी आपको एक बार ये बात बताई, फिर से बता रही हूँ। ये जो दिया था, कभी कभी क्या आता है, ऐसे पूछा जाता है कि हरिशंकर प्रसाद की कोई रचनाएं लिखी है, तो आप किसी भी रचना का नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशली पूछा जाए कि हरिशंकर प्रसाद की कौन सी कहानी संग्रह है, तो उसमें से हमने सिर्फ वही बतानी है जो कहानी संग्रह, जैसे हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। तो ये सारी चीजें जो है ये अलग अलग ढंग से कहानी संग्रह के रूप में भी आ सकता है, उपन्यास भी पूछा जा सकता है, या कोई भी एक रचना पूछी जा सकती है। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये इनके व्यंग संग्रह हैं। उल्लेखनीय है भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखकों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि हरिशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा हमारे समाज में जो दिखावे की भावना है, जो समाज के हर क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लोगों के मन में जो बेईमानी है, अमीरों का जो गरीबों के प्रति व्यवहार है, इन सब बातों का उन्होंने डटकर विरोध भी किया है और समाज के सामने लाने का प्रयास किया है। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। अब जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, वो रचनाएं केवल व्यंग ही नहीं प्रस्तुत करती, यानी सिर्फ हंसी नहीं लाती हमारे चेहरे पर, बल्कि इस समाज के लोगों को शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की चेतना पैदा करती है। कोरे हास्य से अलग ये व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग लेखन परिवर्तन की दृष्टि से व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग ये व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे
उनके व्यंगों के व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी उन्होंने लिखा है उसके द्वारा समाज में फैले हुए जो भी व्यंग लेख हैं, समाज में जो भी बुराइयां फैली हुई हैं, उन सब में एक हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। परसाई जी की बोलचाल की सामान्य भाषा प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। यानी यद्यपि परसाई जी ने अपनी रचनाओं में एक सरल भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन अनूठेपन का मतलब होता है अनोखे ढंग से। लेकिन इस सरलता को इतने अनोखे ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उसकी मारक क्षमता यानी दूसरों के हृदय पर, पाठक के मन में और मस्तिष्क पर एक गहरा असर छोड़ती है। तो ये तो था हरिशंकर प्रसाई जी का जीवन परिचय। इसमें से हमें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर आते हैं जो हमने इसी में से निकालने होते हैं। अब है इस पाठ में लेखक ने हमें क्या बताने की कोशिश की है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। इस पाठ में लेखक ने हमें एक तो ये बात बताने की कोशिश की है कि प्रेमचंद जितने महान साहित्यकार, आप सबने 8th स्टैंडर्ड में प्रेमचंद के बारे में पढ़ा होगा कि प्रेमचंद एक उपन्यास सम्राट भी उन्हें कहते थे, कहानी सम्राट भी उन्हें कहा जाता था। लेकिन वो इतने सादे स्वभाव के थे, यानी इतना सरल जीवन जीते थे, वो उस पाठ में लेखक ने हमें बताया। इसके साथ साथ प्रेमचंद के माध्यम से लेखक ने हमें आज के समाज में जो दिखावे की प्रवृत्ति है, जो अवसरवादिता है, अवसरवादिता का मतलब होता है मौके का फायदा उठाना। आज इंसान किस तरह से मौके का फायदा उठाता है, किस तरह से दिखावे का जीवन जीता है, इनके बारे में एक व्यंग किया है। लेखक ने सहारा लिया है प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार जिन्होंने सारा जीवन सादे ढंग से व्यतीत किया। हमने पहले भी पढ़ा है प्रेमचंद के बारे में कि प्रेमचंद का बचपन से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन संघर्षमय था। उन्होंने जीवन में कभी सुख से सांस नहीं लिया था। इतना सब होने के बावजूद भी प्रेमचंद ने कभी दिखावे को स्वीकार नहीं किया। लेखक ने एक व्यंग किया इस पाठ में कि आज के समाज में लोग दिखावे के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, यानी दिखावे के लिए वो अपनी इज्जत की परवाह भी नहीं करते हैं। लेकिन प्रेमचंद उन लोगों में से नहीं थे। उन्होंने सारा जीवन बहुत ही सादगी से व्यतीत किया है। तो इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद जी की जीवन की सादगी और आज के समाज की जो दिखावे की भावना, जो अवसरवादिता की भावना है, उस पर एक व्यंग किया है। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बताती है। अब इन पंक्तियों में लेखक ने प्रेमचंद जी की शारीरिक सुंदरता का वर्णन किया, यानी बताया है कि प्रेमचंद जी जो थे वो कितने सादे और सरल थे। फोटो खिंचाते समय भी उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे, जो टोपी लगाई हुई थी, वो बहुत ही साधारण थी। यद्यपि वो बहुत कमजोर थे, लेकिन उनके चेहरे पर जो भारी भारी मूछें थी, उनसे उनका चेहरा भरा भरा दिखाई देता था। पाँव में कैनवस के जूते जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर ही लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस दिए जाते हैं। यहाँ पर लेखक ने एक व्यंग किया है कि किस तरह से प्रेमचंद जी जो थे कितने सादे स्वभाव के थे। हम लोगों का स्वभाव होता है कि अगर हम फोटो खिंचाने के लिए भी जाते हैं तो हम सज धज कर जाते हैं, तैयार होकर जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं ताकि हमारी फोटो अच्छी आ सके।
लेकिन प्रेमचंद जी को दिखावे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तो लेखक ने जो उनकी फोटो देखी उसमें उन्होंने जो कैनवस के जूते पहने हुए हैं उसके फीते फीते यानी जिसे हम लेसेस बोलते हैं, जो लेसेस हैं वो इस ढंग से बंधे थे, ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि कोई उनकी फोटो देखकर उस पर व्यंग भी कर सकता है। तो लेखक के अनुसार प्रेमचंद जैसे महान कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट कितना सादा जीवन जीते थे वो इसकी फोटो देखकर ही एहसास हो जाता है। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। यहाँ लेखक इस पंक्ति से हमें इस व्यंग का एहसास होता है कि महान सम्राट प्रेमचंद जी जो थे वो दिखावे में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। उन्होंने जो जूते पहने हुए थे वो जूता जो था बाएं पांव का जूता फटा था जिसमें उंगली बाहर दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्हें इस बात से कोई परवाह नहीं थी, इस बात की कोई चिंता नहीं थी। मेरी दृष्टि उस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचवाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, ये जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। यहाँ पर लेखक ने उनके चरित्र की महानता का वर्णन करते हुए हमें ये बताने की कोशिश की है कि वास्तव में प्रेमचंद दिखावे में भरोसा नहीं करते थे, जैसे वो थे वैसे ही लोगों के सामने आना चाहते थे। जबकि आज के समाज में लोग वास्तव में जो होते हैं वो कभी दिखाई नहीं देते हैं। वो दिखावे के लिए यानी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक दूसरे से मांग कर भी कपड़े पहनकर फोटो खिंचा सकते हैं, लेकिन प्रेमचंद ऐसे नहीं थे। ये उनके चरित्र की एक महानता थी, उनके चरित्र की सादगी का गुण था। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। लेखक के अनुसार क्या प्रेमचंद को ये साहित्यिक पुरखे, यहाँ पर लेखक ने इस शब्द में एक व्यंग है कि हमारे साहित्य को का की धरोहर रखने वाला यानी एक महान साहित्यकार जिसके द्वारा लिखित साहित्य आज भी हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन उसको इस बात की चिंता, क्या उसे ये पता ही नहीं है कि उसका जूता फटा हुआ है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेते से उंगली ढक सकती है? अब इस पंक्ति के द्वारा प्रेमचंद के जीवन स्वभाव की ये विशेषता पता चलती है कि एक तो वो दिखावे में भरोसा नहीं करते थे, दूसरा वो दूसरों की चिंता भी नहीं करते थे। यानी अगर उनको ये पता था कि उनका जूता फटा हुआ है तो वो दिखावे के लिए अपनी धोती से उसको ढक भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जैसे थे वैसे ही लोगों के सामने आना चाहते थे। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान, ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। अब यहाँ लेखक ने प्रेमचंद के जीवन की मुसीबतों का वर्णन करते हुए कहा कि यद्यपि फोटो खिंचाते समय उनके चेहरे पर एक मुस्कान तो थी, लेकिन उस मुस्कान में कितना दर्द छुपा हुआ था इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उनकी मुस्कान देखकर हम सोच सकते हैं कि जब फोटोग्राफर ने उनसे मुस्कुराने के लिए कहा होगा तो वो जब मुस्कुराए होंगे। वैसे तो वास्तव में अपने जीवन में वो कभी भी मुस्कुराए नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे समाज की एक विडंबना है कि जितना महान व्यक्ति, जितना उच्च व्यक्ति होता है उतना ही उसे अपने जीवन में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। प्रेमचंद जी उसका ही एक उदाहरण है। महान उपन्यास सम्राट कहलाए जाने वाले प्रेमचंद जी अपने जीवन में हमेशा मुसीबतों से लड़ते रहे।
इसीलिए आज उनकी फोटो में भी जो मुस्कान है वो वास्तव में मुस्कान ना होकर आज के समाज के ऊपर एक व्यंग है, आज के समाज का मजाक उड़ा रही है। ये कैसा आदमी है जो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। लेखक के अनुसार ये कैसा व्यक्ति, वो अपने आप में सोचता है कि कितना महान व्यक्ति ये है जो कि फोटो खिंचा रहा है लेकिन उसका जूता फटा हुआ है, मुस्कुरा भी रहा है जल्दी मजबूरी में, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक व्यंग छुपा हुआ है। आज के समाज के लोगों पर एक व्यंग है। वह ये दिखाना चाहता है कि इतना महान साहित्यकार और कैसा जीवन जी रहा है। फोटो को खिंचवाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचवाते। अब लेखक ने आज के समाज की एक फोटो हमारे सामने, एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए कहा है कि आज के युग में जब हम कभी फोटो खिंचवाने जाते हैं, हम सब लोग जो हम अक्सर तभी फोटो खिंचवाने के लिए अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, अच्छे ढंग से तैयार होते हैं, चाहे हमें कपड़े उधार ही क्यों ना लेने पड़े, लेकिन हम दिखावे पर इतना भरोसा करते हैं कि हम पहले सब कुछ तैयारी रखते हैं फिर फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन क्या प्रेमचंद ने कभी ऐसा सोचा था? क्या उनको पता था कि मेरे जूते फटे हैं तो उन्होंने फोटो क्यों खिंचवाई? लेकिन ऐसा नहीं था। प्रेमचंद वो महान व्यक्ति थे जो जैसे थे वैसे ही लोगों के सामने आना चाहते थे। फोटो ना खिंचवाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए हो। लेखक अपने आप में सोचता है, ऐसा लगता है इनकी फोटो देखकर शायद वो फोटो खिंचाना नहीं चाहते थे, लेकिन पत्नी की जबरदस्ती करने पर वो चुप करके फोटो खिंचाने बैठ गए। इसीलिए उनके कपड़े भी इतने सादे हैं, उनका जूता फटा हुआ है। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने को भी जूता हो। मैं तुम्हारा ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। क्लेश का मतलब होता है परेशानियां। लेखक के अनुसार जब भी मैं तुम्हारी इस फोटो को देखता हूँ, उसमें इस फटे हुए जूते को देखता हूँ, तुम्हारे चेहरे की जो व्यंग है उसको मैं देखता हूँ, तब मुझे एहसास होता है कि ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, यानी कितना बड़ा दुख है ये कि महान उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के पास पहनने के लिए एक जूता भी नहीं है। यानी एक फोटो खिंचवाने के लिए भी उनके पास सही सलामत ना तो कपड़े हैं और ना ही जूता है। तो लेखक के अनुसार जब भी मैं इसको देखता हूँ, मुझे महसूस होता है कि तुम्हारे जीवन में कितनी परेशानियां थी, लेकिन तुमने कभी उसका एहसास दूसरों को होने नहीं दिया। मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेखक के अनुसार यद्यपि तुम ये सब दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारे चेहरे की ऊपर जो व्यंग भरी मुस्कान है वो तुम्हारे मन की परेशानियों को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इसके अनुसार लेखक ये कहना चाहता है कि जब मनुष्य मन से खुश नहीं होता है तो चाहे वो कितना भी दिखावा कर ले, उसके मन की परेशानियां उसके चेहरे पर आ ही जाती हैं। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हमारे अंदर जो चलता है ना, हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है वो हमारे चेहरे पर साफ दिखाई देता है, चाहे हम उसे कितना भी छुपाने की कोशिश करें। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूता मांग लेते। अब यहाँ व्यंग है लेखक का कि आम इंसान की तरह, हम जैसे लोगों की तरह हम अपने आप को फोटो में अच्छा दिखने के लिए कभी कभी एक दूसरे से भी मांग लेते हैं। तो क्या लेखक को नहीं चाहिए था कि वो किसी से जूता उधार मांग लेता ताकि उसकी फोटो जो है वो अच्छी आ जाती? लोग तो मांगे के कोट से एक वर्ग दिखाई करते हैं। यहाँ एक व्यंग है कि आज के समाज में दिखावा इतना बढ़ गया है कि दूल्हे को दिखाने के लिए भी दूसरों से कपड़े मांग कर भी पहना दिए जाते हैं ताकि दूल्हा अच्छा लगे। और मांगे की मोटर से बारात निकलती है, फोटो खिंचवाने के लिए बीवी तक मांग ली जाती है। यानी अपने आप को अच्छा स्टैंडर्ड वाला दिखाने के लिए कभी कभी
लोग दूसरे की बीवी के साथ फोटो खिंचवा देते हैं ताकि दूसरे के सामने उनकी बेइज्जत और बढ़ सके। तुमने जूते ही मांगते नहीं बने, तुमको जूतों का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चिपड़कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो की खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। यहाँ लेखक ने एक व्यंग किया है कि आज के समाज में दिखावा इतना बढ़ चुका है कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए इत्र लगाते हैं। इत्र से तात्पर्य परफ्यूम लगाते हैं, जबकि ये एक मजाक है। फोटो में कोई परफ्यूम तो आएगा नहीं बाहर, लेकिन हम दिखाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तो क्या हमारा ये महान उपन्यास सम्राट इन बातों को नहीं समझता था, या फिर वो समाज के सामने वैसा ही आना चाहता था जैसा कि वो है? टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूता उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में मिलता होगा। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। एक जूते पर 25 टोपी निछावर होती है। यहाँ से देखो, टोपी से लेकर निछावर होती है, यहाँ तक आप निशान लगाएंगे। इसकी प्रसंग व्याख्या अक्सर आती है एग्जाम। तो अब आप ये ध्यान से सुनना, इन पंक्तियों में लेखक ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि आज के समाज में लोग दिखावे के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं करते हैं। यहाँ पर टोपी जो है वो क्या है, दिखावे का प्रतीक है, और जूता जो है, सॉरी, टोपी जो है वो इज्जत का प्रतीक है, और जूता जो है वो दिखावे का प्रतीक है। लेखक के अनुसार आज से पहले भी टोपी जो थी वो 8 आने की आती थी। 8 आने से मतलब 50 पैसे की आती थी, यानी पहले भी इज्जत की कीमत जो थी वो कम थी, और जूता 5 रुपए का आता, यानी दिखावे की कीमत अधिक है। तो लेखक के अनुसार प्राचीन समय से लेकर आज तक लोग जो है वो टोपी की कीमत कम मानते हैं और जूते की अधिक, अर्थात वो अपने सम्मान की परवाह नहीं करते, दिखावे पर भरोसा करते हैं। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। हमेशा लोग दिखावे पर भरोसा करते हैं। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपी निछावर है। लेखक के अनुसार जैसे जैसे समाज ने उन्नति की है, आज का व्यक्ति जूते को और अधिक महान बनाने लगा है। जूते की कीमत 25 रुपए है और टोपी की कीमत जो आज भी 8 आने ही है। तो लेखक के अनुसार आज के समाज में व्यक्ति जो है वो टोपी से अधिक, यानी अपने सम्मान से अधिक दिखावे पर भरोसा करता है। लेकिन महान उपन्यासकार सम्राट प्रेमचंद जी जो थे, उनकी नजरों में टोपी की कीमत जूते से अधिक थी। शायद इसीलिए उन्होंने अपनी फोटो खिंचवाते समय जूते की परवाह नहीं की जो फटा हुआ था। उन्हें अपनी इज्जत की चिंता थी। हमेशा से उन्होंने अपनी टोपी के लिए अपना सारा जीवन परेशानियों में व्यतीत कर दिया। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग परिवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। इस पंक्ति ने हरिशंकर प्रसाई के व्यंग का एक उच्च स्तरीय वातावरण हमारे सामने प्रस्तुत किया कि उनके अनुसार हम प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहते हैं, युग परिवर्तक। युग परिवर्तक का मतलब होता है समाज को बदलने की क्षमता रखने वाला, यानी वो महान व्यक्ति जो अपनी बातों से, अपनी रचनाओं से सारे समाज को बदल सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी टोपी की खातिर, यानी अपने सम्मान की खातिर सारी उम्र फटा जूता पहनता है, अर्थात सारी उम्र संघर्ष करता रहा। सारी उम्र उसने कभी भी आराम का एक क्षण भी नहीं जिया, क्योंकि उसे टोपी की चिंता थी, जूते की नहीं थी। तो हम आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में हम पढ़ेंगे। अब आप में से किसी को कुछ भी पूछना है वो मुझसे पूछ सकते हैं। सो प्लीज रेज योर हैंड्स।
अगर किसी को कुछ भी पूछना है, प्लीज रेज योर हैंड्स और अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कुछ भी। यस, सबको सब कुछ समझ में आया? ये मनरीन कौर, हाँ जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? मनरीन, अपने आप को अनम्यूट करो। मैम थोड़ा सा मेरे को कवि परिचय के बारे में बता दो। कवि परिचय के बारे में यही है कि लेखक हरिशंकर प्रसाई जी ने बहुत सी रचनाएं की हैं, कहानी भी लिखी है, उपन्यास भी लिखी है, उसके साथ साथ उन्होंने व्यंग लेख भी लिखा है। उनके लेखों में आज के समाज में फैले हुए शोषण पर व्यंग किया गया है। आज के समाज में जो लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं उस पर व्यंग किया है। और इस पाठ में लेखक ने हमें प्रेमचंद के जीवन की सादगी और उसके साथ साथ आज के समाज में जो दिखावे की प्रवृत्ति है उसका वर्णन किया है। बाकी आप इसको जो दिया हुआ है आप बुक में पढ़ सकते हो और उसमें से इसके क्वेश्चन आंसर्स निकाल सकते हो। समझ में आया अब आपको? एनीबडी एल्स? और कोई कुछ पूछना चाहता है? सबको सब समझ में आ गया? सबको अनम्यूट करो। यस, 9th स्टैंडर्ड, किसी ने कुछ नहीं पूछना? ओके, मैं आपको हॉलीडेज होमवर्क आज भेज दूंगी अगर आपको नहीं मिला है। वैसे तो मैंने भेज दिया है, फिर भी अगर आपको नहीं मिला है तो मैं आज आपको भेज दूंगी, ठीक है? सो आप अपना फॉर्म भी फिल करके भेज देंगे। सो मीटिंग ओवर, बाय बाय।